दिनेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आपके जो दूसरे उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो सामने बैठे हैं, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल जो जहन में आ रहा है वो ये कि स्पर्धा की भावना है कि कौन ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा आगे निकल सकता है, या टीम स्पिरिट की भावना है, कोऑपरेशन की, या फिर कि कौन ज्यादा काम करके आगे निकल सकता है? हमारा पूरा मंत्रिमंडल एक दूसरे का पूरक है और भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है वो बाजार की नहीं है जहां सब कुछ बिका हुआ है। भारतीय जनता परिवार का है जहां सब एक, तो हम सब लोग एक दूसरे से तो हम सीखते हैं, एक दूसरे से समझते हैं, एक दूसरे के परस्पर विचार और विमर्श के आधार पर काम करते हैं। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ आप शिक्षा भी देख रहे हैं और आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाया भी, आपकी एक एजुकेशनिस्ट एकेडमिक के तौर पे छवि है। तो कुछ सवाल हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा की स्थिति को लेके जो बहुत खराब है। हम लोगों ने जैसे ही एग्जाम सीजन चल रहा था एक इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें हमने दिखाया कि किस हद तक चीटिंग हो रही है यूपी में। मतलब बाकी लोगों ने देखा और हैरान रह गए कि इतनी चीटिंग क्या संभव है। इस साल के एग्जाम तो निकल गए, अगले साल इस तरह की चीजें ना हो उसके लिए आपका क्या प्लान? हमको सरकार में आए फिर भी कुछ एक महीना कुछ दिन हुए हैं। जब हम सरकार में आए तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं चल रही थी और 20 मार्च को यानी 19 मार्च को शपथ ली, 20 मार्च को जब मैंने आंकड़े मंगाए तो 60 लाख विद्यार्थी बैठे थे, उसमें 10,000 लोगों ने परीक्षा में नहीं बैठे थे। तीसरे दिन हमने सारे डीआईओएस की, जिलाधिकारियों की, एसएसपी की, सबका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, सारे विभाग के मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक करी, उनको दिशा निर्देश जारी किए और दिशा निर्देश जारी करने में कुछ कड़ाई भी की। प्रबंधक 200 मीटर के बीच में नहीं जाएंगे, परीक्षा के दौरान जो धारा 144 है उसका कड़ाई से पालन होगा, कैमरे से भी उसका वॉच करेंगे, जिम्मेदारी डीआईओएस के ऊपर सौंपी गई, कड़ाई का सेक्टर वाइज बांट के एसडीएम रैंक के लोगों को वहां पर ड्यूटी लगाई गई। अब नतीजा देखिए कि 20 मार्च को आदेश निर्गत हुए, वो 23 मार्च तक जो नकल की घटनाएं थी उनमें ना के बराबर सूचनाएं आई। दुख है एक आंकड़े को कहते हुए कि 60 लाख विद्यार्थियों में से 5,76,000 लोगों ने पढ़ाई वो एग्जाम छोड़ दिया। ये उत्तर प्रदेश की व्यथा है कि शिक्षा की दशा और दिशा में परिवर्तन की आवश्यकता अपरिहार्य है। कारण क्या है? बच्चों को आप पढ़ाएंगे नहीं, 220 दिन का शैक्षिक सत्र है और आप तमाम तो छुट्टी में बीत जाता था। हम लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा बढ़िया काम किया। एक बात तालियां हो जाए, ये इतनी सारी जो फिजूल की छुट्टियां आपने कैंसिल कर दी, नहीं ये वाकई में इसके लिए हाथ मिला लीजिए। नहीं, देखिए छुट्टी का तात्पर्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। महापुरुष के स्मरण का दिवस होता है। हम महापुरुष को स्मरण करने के बजाय घर में बैठ के पिकनिक मनाते हैं, हम उसके बारे में जानते नहीं, पिक्चर देखते हैं और हम उस छुट्टी को खत्म कर जाते हैं। हमने किया कि छुट्टी जिसके नाम पर मनाई गई है उसका हम आधा घंटा 1 घंटा कॉलेजेस में भी और सब जगह हम उसका स्मरण करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि हमारे फलाना जो महान नेता थे जिनकी उसमें हम छुट्टी हमने करी थी वो कौन थे, उनको हम श्रद्धांजलि, उनको उनका स्मरण, उनके बारे में जानकारी हम बच्चों को देंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स भी आपकी नकल कर रही हैं, आप नकल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी नकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम अपना काम करना जानते हैं, काम के आधार पर परिणाम क्या होगा इसकी चिंता हमको इसलिए नहीं है क्योंकि जनता ने हमको इसलिए चुना है कि हम दूसरों से फर्क होकर काम कर सकें। शिक्षा में परिवर्तन का सबसे मूल कारण है जो नकल होती है। नकल में विद्यार्थी की किसी की गलती नहीं है। आप 220 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे। हमने सबसे पहला काम किया, अगले सत्र 220 दिन की पढ़ाई होगी जिसमें 200 दिन पढ़ाना होगा और 20 दिन बच्चों को जो आपने साल में पढ़ाया उनको समझ में नहीं है वो पूछेंगे। राजकीय कॉलेजों में एक चीज और हमने करी है कि अगले सत्र से हम अलग से जो कोचिंग पढ़ने जाते थे, बड़े बड़े कोचिंग कॉलेजेस में जाते थे बच्चे हमारे, तो जो हमारे राजकीय कॉलेज हैं उसमें हम शिक्षकों को अलग से उनको उसका शुल्क देंगे, पैसा देंगे और फ्री में बच्चों को कोचिंग में वो शाम को अगर 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो जरूरत होगी बच्चे आके पढ़ेंगे। पर जैसे यूपी में शिक्षा की बात होती है तो ख्याल में आता है एक एजुकेशन माफिया जिसमें कई सारे नेता इन्वॉल्व हैं, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, कुछ तो आप ही के पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। तो इस एजुकेशन माफिया के खिलाफ आप क्या करें? इसको किसी दल का, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं देना चाहिए। शिक्षा पहले संस्कार देती थी और सेवा के लिए लोग सेवा के उद्देश्य से इसको करते थे, प्रॉफिट मोटिव नहीं था। आज कुछ लोग प्रॉफिट मोटिव बनाकर शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, लाभ का आधार बना लिया है।
यहीं से आपको टेस्ट लेना है, यहीं पे आपको किताब का पुस्तक भी लेना है, यहीं पे हर साल आपको एडमिशन की फीस देना है, आपको बस्ते भी लेना तो वहीं से लेना है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों को जोड़कर और मनचाही तरीके से जो कार्य करने की शैली इजाज हुई है उत्तर प्रदेश में, जिसमें अंकुश नहीं लगा, उसके कारण भी शिक्षा का जो एक तरीके से सुधार होना चाहिए उसकी प्रक्रिया और गलत तरीके से बढ़ती गई। इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्कूल खराब है, निजी क्षेत्रों का योगदान महत्वपूर्ण है, उसको हम नकार नहीं सकते। पर निजी क्षेत्र का ये मतलब थोड़ी कि लेकिन लूट होगी। वही मैंने कहा। आप लेकिन देखिए निजी उत्तर क्षेत्र में प्रदेश से हम लोगों ने आज तक पे स्टोरी चलाई कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में जो माता पिता हैं वो विरोध कर रहे हैं। 25 मैंने 25 उसी 30 विषय 30 40 हजार रुपए की मंथली फीस लग रही है। बताइए, आप तो मैंने टीचर हैं, मैंने क्या वाजिब है उसी ये? उसी उसी विषय को सबसे पहले आने के बाद मैंने ही उठाया इस विषय को कि उचित नहीं है। लेकिन कुछ हमने शिक्षकों को बुलाकर वार्ता की है। अभी 7 तारीख को सारे शिक्षक संघों के लोगों को हमने बुलाया है, अभिभावकों के समूह को हमने बुलाया है, टीचर्स को हमने बुलाया है और प्रबंध समिति के लोगों को बुलाया है। प्रबंध समिति के लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 सदस्यीय बेंच के एक ऑर्डर को दिखाया, माननीय उच्च न्यायालय के एक ऑर्डर को दिखाया जिसमें उनकी स्वायत्ता को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका उस ऑर्डर के बारे में उनका कथन है। हम उसका परीक्षण कर रहे हैं। हमारा दायित्व है हम जनता को राहत दें। क्या हम कर सकते हैं, उसकी कैटेगरी हम कैसे बनाएं? हम क्या एक समिति बना सकते हैं, समिति उनका ग्रेड निर्धारित करे? प्रबंधन का ये कहना है कि हम उनको 7वां वेतन आयोग बढ़ने के बाद में हम बहुत सारी फीस दे रहे हैं। कुछ ऐसे विद्यालय जो बिल्कुल शिक्षकों को फीस नहीं देते, 3000 4000 में उनसे काम कराते हैं और काम कराने के बाद में वो शुल्क तो खूब बढ़ाते हैं लेकिन टीचर को उसका फीस नहीं देते। इस प्रकार के भी स्कूल हैं। कुछ हैं जो 7वां वेतन आयोग दे रहे हैं। उनकी कैटेगरी को हम अलग कैसे करेंगे, ये हमारा विचार जो हम शैक्षिक नीति तैयार कर रहे हैं उसमें सभी पक्षों का जो राय है उसको लाने के बाद में नहीं, पर मैंने तो सुना है कि जो स्कूल चलाते हैं, जो मैनेजमेंट है, वो तो इतने शक्तिशाली हैं कि आपकी सुन ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि देख लेते हैं, आप करो जो करना है, क्योंकि इतने सालों से वैसे ही करते आ रहे हैं। अभी तक तो मैंने नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो उसका आधार मुझे नहीं, क्योंकि कुछ स्कूल मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई, लेकिन कॉन्फिडेंट है कि आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आधार बताते हैं और उनका ये कथन है कि जो आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड है वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। मैं तमाम प्रकार के इन प्रकार की जो कठिनाइयां उन पे हम सारे विभागों से वार्ता कर रहे हैं। ये एक ऐसा विषय नहीं कि एक दिन में हल हो जाना है। हम सारे चक्र जो उसमें जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए कृत संकल्प हैं और हम विभिन्न पक्षों से वार्ता के बाद में विधिक राय लेने के बाद भी कोई निर्णय करने वाले हैं। हमारा काम किसी भी पक्ष को आहत करना नहीं है। हमारा काम है विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा और अभिभावकों को उनके बच्चों के प्रति जो तनाव है वो कम हो और शिक्षकों को समान वेतन, अच्छा वेतन मिले। प्रबंधक भी अगर निजी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका उत्पीड़न नहीं, लेकिन वो सेवा के भाव से काम करें, मेरी उनसे अपेक्षा होगी। तो आज उत्तर प्रदेश का वातावरण बदलने में एक व्यक्ति इसके लिए नहीं, सारे लोगों का सामूहिक निर्णय, शिक्षकों की वेतन विसंगति क्या उसको ठीक करना है। छात्र संघों में क्या हम जो चुनाव की प्रक्रिया है तो क्या हम उसको किस प्रकार से लगा सकते हैं, लिंग 2 कमेटी के आधार पर करा सकते हैं क्या हम पाठ्यक्रम का परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तन में भी देखा कि इलाहाबाद बोर्ड के बच्चे जो बैठते हैं उनको 60 नंबर बड़े मुश्किल से मिल पाता है, जो दिल्ली बोर्ड के लोग हैं उनको 99 और 98 नंबर तक मिलते हैं। उल्टा बोलते हैं दिल्ली वाले, वो कहते हैं कि यूपी बोर्ड में बड़े आराम से नंबर दोनों के एक दूसरे का वो है। तो क्या पाठ्यक्रम में समानता हो सकती है क्या? इस विषय को भी हम गंभीरता से सोच रहे हैं। अच्छा, आप एक तरफ तो एजुकेशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप राज्य की नई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको डेवलप कर रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है और कई दशक से यहाँ से इंडस्ट्री जाती रही है। जो यहाँ के कारखाने पुराने हैं वो बंद होते रहे। कैसे आप उसमें नई जान फूकेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश करने से लोग घबराते रहे। मूल कारण था भ्रष्टाचार, मूल कारण था अपराधीकरण कि आएगा वो आएगा जो सुरक्षित जाएगा, वापस कि नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा जो मूल कारण इसमें दिखाई पड़ता था कि यहां हमारी कोई एक नीति नहीं थी। बाबू के पास में फाइल जाएगी, अधिकारी के पास फाइल जाएगी, कब लौट कर आएगी कुछ पता नहीं है। सबसे प्रमुख प्राथमिकता हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा सिटीजन चार्टर लागू करना। मंत्री के वहां भी फाइल जाती है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर वापस आ जाती है। इस प्रक्रिया को कैंप कार्यालय अधिकारियों के घर में बंद कर दिए गए। हमने पूंजी निवेश के अवसर प्राप्त हो, लैंड बैंक बने। अभी हमारे वहां तो एक जमीन अगर हम दे भी देते हैं तो 10 साल तक तो पहले इंडस्ट्री से मुकदमा लड़ता है, उसके बाद भाग जाता है। हमने कहा सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए।
सिंगल मिनिस्टर एक ऑनलाइन वो एप्लीकेशन दे और सारी चीजें, सारी समस्याओं का निवारण, सारी स्वीकृतियां उसके ऑनलाइन से एक समय सीमा के अंतर्गत उसको मिल जाए। इस प्रकार के तमाम प्रदेशों की और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का हमने परीक्षण किया है और लगभग 6 बार हमारे सारे विभागों के प्रमुख सचिव और मेरी अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसमें माननीय मंत्रीगण का जो मंत्री समूह है, हम लोग 6-7 बार सारे के सारे बृहद 6-7 घंटे तक हम लोगों ने चिंतन मनन किया। उसके बाद जो CII है, जो व्यापारी संगठन है, इंडस्ट्रियलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ में आमने सामने बैठकर डिस्कशन हुआ है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को हम माहौल देना चाहते हैं। ये बात सही है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र जो विकसित नहीं हुए, वहां हम दे सकते हैं जमीन। हमने बुंदेलखंड को और पूर्वांचल के, हम चाहते लोग पूंजी निवेश करने के लिए वहां पर ही आए, वहां बिजली मिले, वहां पर पानी मिले, वहां पर लेबर मिले, वहां पर लैंड मिले, वहां का वातावरण भी बदले, पूंजी का निवेश है, रोजगार मिले और वहां का भी विकास हो। हमने इन सबको एक दूसरे से लिंक किया है। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी एक योजना को दूसरे से लिंक किया है, हम अपनी सारी योजनाओं को, बुंदेलखंड का बोर्ड बनाएंगे तो बोर्ड के अंतर्गत जो सुविधाएं होंगी उनको हम अपनी इंडस्ट्री पॉलिसी में ला रहे हैं। हमें समय सीमा के अंतर्गत अगर पूंजी निवेश के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं उद्योगपति को, तो हम क्या उसको सुविधाएं देने जा रहे हैं। उसकी जो मूल आधार है उसको हमने समावेशित किया है सिंगल विंडो सिस्टम में। और मैं समझता हूं कि हमारा जो ड्राफ्ट है जल्दी तैयार होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करने के बाद में हमारा मंत्रिपरिषद उसको पास करेगा, फिर वो एक नियम के रूप में, अधिनियम के रूप में वो सामने आएगा। लेकिन जो पुराने कारखाने हैं जो यहाँ पे कई साल तक थे, लोगों को रोजगार दिया, वो जो बंद हो रहे हैं, एक है कि आप नए इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके आए, दूसरा कि जो पुरानी इंडस्ट्री है जो बंद हो रही है हर जगह पे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। जब हम इंसेंटिव्स देने लगते हैं तो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमेशा जिसने भी बनाई होगी वो नए उद्योगों को देते हैं। जब नए उद्योगों को हम देते हैं तो पुराने उद्योग जो परंपरागत चल रहे हैं और व्यथित रूप में कमोवेश वो सिक इंडस्ट्री के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, उनको हम सुविधा दे नहीं पाते। तो नए उद्योगों को सुविधा देते ही पुराने अपने आप में बंद होने लगते हैं। ये पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया है और हमारा जो योगदान होगा हमारी सरकार का, वो पुराने उद्योगों को भी बढ़ावा देना, उनका समावेश नए उद्योगों के साथ कैसे करें, इसके लिए हम दोनों को पार्ट में अलग अलग चिंतन मनन कर रहे हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए अलग से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए अलग से हम किस प्रकार से हम उसको अलग अलग सुविधाओं देकर, क्योंकि गांधी जी ने एक वाक्य कहा था, मुझे बहुत बड़ा उत्पादन नहीं चाहिए, मुझे बहुत लोगों के हाथों में दिया गया रोजगार चाहिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की भी इंपॉर्टेंस को उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में हमने जानते हुए उस क्षेत्र को भी हमने टच किया है। क्या होगा तो आप देखेंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और के साथ साथ एक ऐसा वातावरण देने का हम लोग काम कर रहे हैं कि लोग जो उत्तर प्रदेश में आने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नौजवान बाहर भटक रहा है, जो जाके गुजरात में और महाराष्ट्र में, बंगाल में जाकर वो नौकरी कर रहा है। अब उसको उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर मिले। IT सेक्टर को हम बना रहे हैं, IT पार्क को बना रहे हैं, IT सदन को बना रहे हैं। हम एक इस प्रकार का वातावरण करें कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो। शिक्षा में व्यावसायिक परिदृश्य का समावेश कर रहे हैं कि पहले दिन में हमने पढ़ाई की, शाम को क्या हम उसी में मोबाइल बनाने का ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्या कंप्यूटर को चलाने का ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्या हम उसमें नए नए छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से बच्चा पढ़कर निकले और रोजगार प्राप्त कर सके, इसकी प्रकार व्यवस्था कर सकते हैं। हम सारा जो चिंतन मनन है एक कार्य का दूसरे कार्य से उसको लिंक करके, और केंद्र की योजनाओं के साथ में कैसा हमारा समावेशन हो सकता है। केंद्र की योजना इतनी अच्छी अच्छी योजना है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चली? क्योंकि कहीं उस सरकार को, केंद्र की सरकार को उसका लाभ ना मिले। इसके लिए फसल बीमा लागू नहीं होगा, इसके लिए किसानों को जो सुविधा है उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। हमने गन्ने के मूल्य को तय किया, हमने गेहूं के समर्थन मूल्य को घोषित किया, 1625 रुपए किया, वो 5000 क्रय केंद्र खोले। लोग किसानों को जो बिचौलिए थे वो बाध्य हुए कि 1625 से ऊपर लें। आज 80 लाख टन तक गेहूं लेने की हमने जब घोषणा करा, उसका प्रतिफल क्या हुआ कि आज बाजार में मध्यस्थ उसको 1700 से ऊपर खरीदने के लिए मजबूर हो गए। किसको लाभ हुआ? हमारे किसान को लाभ हुआ। आलू 1 रुपए में कोई खरीदने को तैयार नहीं था, सड़ रहा था, कोल्ड स्टोर में जगह नहीं थी, हमने 487 रुपए उसका मूल्य घोषित किया। आज आलू को खरीदने वाले मध्यस्थ बाजार में उससे ज्यादा पर खरीद रहे हैं। नीति किसान परक, कृषि परक, और एक काम हम वही करें, लेकिन हम अगर जनता के हित का चिंतन और मनन करके अपनी योजनाओं का समावेश करते हैं तो सुपरिणाम आते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी के साथ काम करते हैं, उनको टीवी पे लोग देख रहे हैं और उनको लेके बहुत लोगों के मन में सवाल भी हैं, क्यूरियोसिटी भी है। नए नए वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो जो हम टीवी पे देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं,
उसके अलावा, उससे जुदा, उससे आगे जाते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके काम करने के तरीके के बारे में, आपके और उनके बीच में किस तरीके का तालमेल है उसके बारे में बताएं। देखिए, योगी जी को मैं समझता हूं एक विजनरी पर्सन है। वो बहुत आगे की सोचते हैं और कहीं ना कहीं मैं उनमें जो सहनशीलता का भाव है वो अटल जी का जो स्वभाव था वो देखता हूं, और मोदी जी की तरह एक विजन देखता हूं आगे इस योजना को हम कैसे करेंगे। साथियों के प्रति उनका भाइयों की तरह एक मित्र की तरीके से उनका व्यवहार कुशल प्रशासक की जो गुण होने चाहिए उसका समावेश उसमें करता है। और योगी जी अथक परिश्रम से थकते नहीं दिखाई पड़े मुझे। रात को 1 बजे भी हम लोग कार्य करके जब निकलते थे तो समीक्षा करके सुबह 7 बजे भी वो उसी प्रसन्न चित्त मन से काम करते हुए दिखते हैं। तो एक कैसे व्यक्ति होता का है ये मुझे बताइए। जैसे मैं कल सुबह यहाँ लखनऊ में 8 बजे आया, शाम को 7:30 तक हम आपसे मिले, बहुत मंत्रियों से मिले, टॉप ब्यूरोक्रेट से मिले, उसके बाद लगा कि चलो अब हो गया भाई। अब ये हर रोज सुबह 7 बजे 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, क्या ये नया नया जोश है? कहते कि नई नई नौकरी लगती तो आदमी ज्यादा जोश ऐसा नहीं है। जैसे योगी जी की जीवनचर्या थी वो इसी प्रकार की थी। पहले भी जब अपने मंदिर में थे तब भी वो सुबह 5 बजे 4 बजे भ्रमण पर निकल जाते थे, रात को सोते थे। तो आज सुबह हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम तो 3 बजे जग जाते हैं। हाँ, 3 बजे को पत्ते मैं उनके जो जीवनचर्या है ना, एक सात्विक, एक आत्मसंयमित जीवनचर्या रही है। काम करने का उनमें कौशल है, और जो व्यक्ति को काम का जुनून होता है ना, उसके लिए नींद आना और ना आना ये महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन ये है कि बीच में ब्रेक भी होता है, और व्यक्ति और भी काम करने के लिए होता है। एक काम का चार्टर बना हुआ, फाइल को कितने दिन में निपटारा करना है एक समय तय है, हमको योजनाओं को कितने दिन में कार्यान्वयन करना है एक समय है, हमको ऑफिस में बैठना है, जिसमें ऑफिस में अगर मंत्री बैठेगा तो अधिकारी बैठेंगे, और अधिकारी बैठेंगे तो काम होगा। जनता से कब मिलना है, कितना मिलना है वो भी तय है। हम विधायकों से कब मिले, जनता से कब मिले, हम तय कर रहे हैं। हम जिले में किस प्रकार से, जो हमारा कार्यकर्ता हमारी जनता है काम करे, तो वहां पर जिलाधिकारी सुने, तहसील दिवस हो, सारी समाधान जो समस्या का समाधान शिविर है वो महीने में 1 बार 2 बार 3 बार कितना लगता है उसकी हम लोग योजना तैयार करें। हर मंत्री को जिले दिए गए हैं, उसका प्रभार दिया गया है, वो उसकी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी मंडलवार समीक्षा करेंगे। कार्यों की मॉनिटरिंग एक वो प्रक्रिया होती है जो काम हो रहा कि नहीं हो रहा ये अधिकारियों को उसके प्रति चैतन्य भावन में लाती है, और ये काम हम लोग बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आपने कानून व्यवस्था की बात की। पहले कहते थे कि ये एक तरीके से गुंडा राज है, अखिलेश की पार्टी के जो लोग हैं, खासतौर से यादव समुदाय से जो लोग आते हैं, उनकी थाने पे चलती है, वो जो चाहते हैं जैसे चाहते हैं करें। नहीं, मैं आपकी जातिगत टिप्पणी से सहमत नहीं हूं। नहीं, बीजेपी के ही लोग कहते थे। इस देश का आप कहें ना कहें आधी की पार्टी इस देश का सम्मानित नागरिक है यादव। 100%। बीजेपी के तमाम नेताओं में तमाम मंत्री हमारे यादव हैं। हाँ बेशक। और यादव जितना यदुवंशी, जितना अच्छा देशभक्त है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। चलिए, तो बीजेपी मैं सवाल बदलता हूं। एक समान नागरिक मानती है। कुछ हो सकते हैं कि उनकी पार्टी के सपोर्टर्स, अरे सवाल तो सुन लीजिए सर, आप तो पहले ही से, सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि कुछ पार्टी के सपोर्टर्स जाके पुलिस थानों पे प्रेशर डालते थे पुलिस से, और जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए नहीं दिलवाते थे, जो नहीं दर्ज होनी चाहिए थे वो करवाते थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब स्थिति पलट गई? क्योंकि हमने कुछ केसेस में देखा जहां पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वहां पे ऐसे लोग जो कहते हैं कि उनकी विचारधारा आप लोगों की विचारधारा से मेल खाती है, वो पहुंच गए, एसएसपी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कभी नहीं। साथ ही साथ मैं आपको निवेदन के साथ में कहना चाहता हूं, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हम जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर नहीं, हम सुचितापूर्ण सरकार चलाना चाहते हैं। आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि अगर किसी को हमारी विचारधारा का भी रहा होगा और किसी की शिकायत आई होगी, पुलिस ने कार्रवाई की है। और हमारा कार्यकर्ता ये न करे, कैसे जा रहा है कि जो मतलब नई मैसेज जा रहा है। और मैं कहता हूं कि लोगों में पूरी तरह हमारा जो कार्यकर्ता हो उसमें भी भावना है कि हम किसी प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण कार्रवाई या कानून को हाथ में लेने की कार्रवाई नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, और जो कानून पे हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो कर लेगा, उन्होंने किसी को विभाजित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य होगा। किसी भी दल को, किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को ये अधिकार नहीं होगा कि वो कानून व्यवस्था को बिगाड़े। अधिकारियों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करने की उनको छूट है, और छूट के साथ साथ ये भी है कि वो किसी का उत्पीड़न न करें, इसकी चेतावनी भी है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपको कानून व्यवस्था में परिवर्तन दिख रहा होगा, और आने वाले समय में और आमूलचूल परिवर्तन पूरी तरह होगा, इसका विश्वास है मुझे। नहीं, पर ये जैसे डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, उसके बाद माना गया कि करप्शन कम हो जाएगा। कुछ हद तक तो इम्पैक्ट हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि जिन लोगों को घूस लेनी है
वो जो डिमांड साइड है ब्यूरोक्रेट्स में, पुलिस अफसरों में, वो तो अभी भी बरकरार है। ये कि आप कह रहे हैं कि घूस मत लीजिए, ये तो आपने कह दिया, योगी जी ने कह दिया, लेकिन जमीन नहीं, टच के बाद इम्प्लीमेंट हो, वो आप कैसे सुनिश्चित करें? देखिए, हमने कहा नहीं, कुछ भी जो हम कह रहे हैं वो हम करके दिखा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं। हमने जो टेंडर में, जो विभिन्न प्रकार के निविदाओं में जो लोग कैप्चर करते थे, माफिया वाले लेके अपने मनचाही तरीके से बंदूक की नोक पर ले लेते थे, सारे डिपार्टमेंट में ई टेंडरिंग अभी हमने परसों ही लागू किया है। कोई सरकार नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं करा सरकारों ने? इसलिए नहीं किया कि अपने लोगों को दिलाना चाहते थे। हमने उसमें पारदर्शिता को लाने के लिए इस प्रकार के करप्शन की शुरुआत हम हर क्षेत्रों से कर रहे हैं। हम स्थानांतरण नीति को तैयार कर रहे हैं। हमने स्थानांतरण नीति को परसों ही जारी किया है। हम जो है प्रत्येक विभागों में इस प्रकार की सूची करके जो भी गलत लोग हैं उनको दंडित करने की प्रक्रिया को हमने प्रारंभ कर दिया है। हमारी समीक्षा जो बैठकें होंगी, जो हमारे प्रभारियों का जिलेवार जो प्रवास होगा, जो मंत्री समूह अपने विधायकों के साथ में, अपने लोगों के साथ में बैठेगा, उसका आधार ही होगा कि हम किस प्रकार से पारदर्शितापूर्ण प्रशासन पूरे उत्तर प्रदेश को दे सकते हैं। ये ई टेंडरिंग वाकई में एक बहुत अच्छी पहल है और उससे काफी हद तक करप्शन में अगर जाती है, करप्शन या इम्पैक्ट होता है, तो वो ई टेंडरिंग से काफी हद तक होगा। लेकिन ये हुआ बड़े लेवल का करप्शन। मैं बात कर रहा हूं जो जमीन पे करप्शन होता है। जैसे आप पुलिस के पास जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, बिजली का अधिकारी आता है बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए, काटने के लिए, उस तरह का लो लेवल करप्शन कैसे आप फाइट करें? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सी चीजों को ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज किया है। कई जी कंट्रोल रूम हम बनवा रहे हैं, कई जी हम लोग सुनवाई की व्यवस्था को कर रहे हैं, और सुनवाई मिलने के बाद में उसके खिलाफ एक्शन क्या होगा, कितने दिन में होगा, इसके भी हमने सिटीजन चार्टर में निश्चय किया है, इसको निर्धारित किया है। अमली जामा पहनाने में मैं समझता हूँ कुछ समय लग रहा है, और कुछ समय के बाद में इस व्यवस्था को आप देखेंगे कि जिलेवार, जैसे जिलाधिकारी को हम जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, उसको करना क्या है, पुलिस की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था के संदर्भ में क्या है, पुलिस की वो है। हम कम समय में कितनी योजनाओं को हमने लागू किया। एंटी जो भू माफिया एक्ट बनाया है, सरकारी जमीनों जो भू माफियाओं के कब्जे हैं, जो निजी क्षेत्रों में कब्जे हैं, उनके बारे में जो एक चिन्हीकरण करके उनकी सारी सरकारी जो जमीनें हैं, उनका एक उनका जो बैंक है, उनकी एक जो लिस्ट है कि किसके पास में कितनी भूमि है, सारे विभागों को बनाने के आदेश दे दिए हैं कि सब विभाग बताएगा उसके पास कितनी भूमि, उसका आंकड़ा होना चाहिए, किस भूमि पे कितने कब्जे हैं, उनको खाली होना चाहिए। एक पारदर्शितापूर्ण जो सिस्टम हम लागू कर रहे हैं, धीरे धीरे एक चीज को दूसरे से जोड़ रहे हैं, दूसरी चीज को तीसरे से जोड़ रहे हैं। ये प्रक्रिया कितने कम समय में किसानों को राहत देना था। हमने ऋण, लोग बोलते थे, उपहास उड़ाते थे, आप किसानों को कैसे ऋण माफ कर देंगे, संकल्प पत्र में आपने कह दिया। हमने पहली अपनी कैबिनेट की बैठक में 36,000 करोड़ से ऊपर जो लघु और सीमांत किसान थे, उनको हमने एक झटके में 1 लाख रुपए तक का ऋण को माफ कर दिया। तो मेरा अगला सवाल ही, चलो आपने इनका तो लोन वेव कर दिया, अब 3, 4, 5 साल के बाद आपको दूसरी बार लोन ना वेव करना पड़े, इसकी क्या गारंटी है कि फिर से स्थिति वैसी हमारे बन जाए? संकल्प पत्र में जो हमने कहा है, मैंने फिर से इसको रिपीट किया कि संकल्प पत्र में जो हमने वादा किया था, किसान को ऋण लेना क्यों पड़े, किसान की आमदनी को दुगुना करने का संकल्प हम लोग लेकर चल रहे हैं। उनकी फसल में अच्छी सी बीज आए, खाद आए, समय पर बिजली मिले, समय सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। जब किसान संपन्न खुशहाल होगा तो ऋण काहे को लेगा, कौन लेना चाहता है ऋण? ऋण की अदायगी एक बार की माफी है, हमेशा के लिए नहीं हुई। हम उसको सस्ती दर पर ऋण देने की बात कर रहे हैं। अब सस्ती दर पर ऋण लेगा, सारी सुविधाएं उसको सिंचाई की, खाद की, पानी की उसको मौजूद होंगी, वो संपन्न होगा, वो काहे को ऋण लेगा। एक जो इशू है जिसको बीजेपी की सरकार उठाने की कोशिश कर रही है, वो है ट्रिपल तलाक का। 11 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में चर्चा शुरू होने वाली है, और जहां पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो चाहेगा कि ट्रिपल तलाक रहे। जो भी सेंसिबल आदमी हो चाहेगा कि नहीं, ट्रिपल तलाक जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समुदाय के भीतर एक जो भावना बन रही है वो ये कि सरकार जबरदस्ती करके मुस्लिम समाज की जो सोच है या उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें दखल देने की कोशिश करे। नहीं, बीजेपी हिंदुस्तान के मुसलमानों के प्रति संवेदनशील है, वो मानती है कि वो हमारे यहाँ का एक पार्ट है, और मुस्लिम समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान भारत की व्यवस्था में है। हम चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान जो गरीबी के दौर से गुजर रहा है, किसके कारण गुजर रहा है? आज वो दर्दोजी का काम करते हुए, साइकिल के पंचर बनाते हुए उसका अशिक्षित बच्चा क्यों दिखाई पड़ रहा है? शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई, उनके काम करने की शैली में परिवर्तन करने का किसी ने सोचा नहीं, इसलिए हो रहा है। मोदी जी का है सबका साथ सबका विकास। वो 125 करोड़ 135 करोड़ जो हिंदुस्तानी उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल है। हम चाहते हैं एक हाथ में पवित्र कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। हिंदुस्तान का मुसलमान एक तरक्की पसंद मुसलमान और एक शिक्षित मुसलमान हो।
हिंदुस्तान के मुसलमान में अगर हिंदू नारियों के संरक्षण की हम उनको बात लग रहा है करते कि हैं, बदलाव उन पे थोपा जा रहा है। ना ना ना, देखिए तमाम मुस्लिम राष्ट्र हैं जिन्होंने समय के साथ साथ अच्छी चीजों को उन्होंने अपने उसमें लाया है। धर्म ये नहीं कहता कि हम किसी के साथ भेदभाव करें, और धर्म ने की परिभाषा में कहीं इसका उल्लेख भी नहीं आता है। कई मुस्लिम राष्ट्रों में इस बात के, जो इस्लामिक देश हैं, तलाक के बारे में उनके स्पष्ट अभिमत हैं। भारत तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, मानी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से ऊपर है। वो अगर कोई अपना मंतव्य जाहिर करता है तो एक कर्तव्य है एक भारत की संवैधानिक सरकार होने के नाते कि हिंदुस्तान की हिंदू नारी के लिए हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो उतना हम मुस्लिम बहनों के लिए भी उतना हम चिंतनशील बने। हम चाहते हैं कि उनकी जो मुस्लिम नारी है उसका भी शिक्षा का स्तर बढ़े, उसको भी रोजगार का अवसर मिले, उसका भी पति उसका संरक्षण करे, उसका भी पारिवारिक परिदृश्य में परिवर्तन आए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कानून के दायरे में किसी बात को करते हैं तो विरोध क्यों करेगा कोई? जिसको विरोध करना है इस हिंदुस्तान में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो विरोध करता रहेगा। हमारा काम है सुधार करना, और सुधार में मैं समझता हूं कि लोगों ने अपना जनमत देकर 3/4 बहुमत से हमको भेजा है। इसका मतलब है अधिकांश लोग हमारी भावनाओं पे, हमारे संकल्प पत्र के आधार पे हमको समर्थन दे रहे हैं। कि जनता का जो जनसमर्थन है वो ये दिखा रहा है कि 3/4 लोग उत्तर प्रदेश में हमारी भावनाओं से, हमारे जो संकल्प पत्र के आधार पे एक ही पार्टी ने चुनाव लड़ा है, और उसमें हमने इस बात का उल्लेख किया था 3 तलाक का, कि हम उनको अधिकार दिलाएंगे, और अधिकार दिलाने में किसी के धर्म को चोट ना पहुंचे, धार्मिक भावना को, ये पहला हमारा काम है। लेकिन संवैधानिक दायरे में अधिकार मिले, ये हमारा कर्तव्य है। एक जो सरकार ने घोषणा की जिसको लेके काफी चर्चा भी हुई, वो ये कि 15 जून तक आप सारे जो सड़कों पे गड्ढे हैं उनको भर देंगे। 15 जून में मतलब 1.5 महीने से कम का वक्त बचा है, ये तो सर नहीं हो सकता। देखिए, हमारे जो माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री जी अभी आपके उसमें उन्होंने अपनी इसकी पूरी योजना को रखा है। काम करना ये एक प्रवृत्ति बनी है हम सबकी, और जिस चीज पर निश्चय किया उस पर अमली जामा पहनेंगे, और हम पहले से सोच ले कि हम नहीं कर पाएंगे तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि देखिए, आदमी कह सकता है कि मैं 100 मीटर की दौड़ भागना चाहता हूँ, स्पीड अपनी बढ़ाना चाहता हूँ, मैं 11 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड में। अगर आप कहते हैं कि मैं 8 सेकंड में दौड़ लूंगा, तो दूसरा आदमी बोलेगा सर ये तो आप ऐसी टारगेट सेट कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मंतव्य स्पष्ट है। हम अपने काम को जल्दी से जल्दी एक जमीनी धरातल पर लाना चाहते हैं, और हम उसमें सफल होंगे, क्योंकि हम अपनी मेहनत के आधार पे अपने आपको लग रहा है 15 जून तक आप भर देंगे यूपी के सारे गड्ढे? देखिए, हम उसका पूरा प्रयत्न करें। सारे का मतलब नहीं कि आप दो जो गड्ढे कहीं दिखाई पड़ जाए उसको आप दिखा दो और कह दोगे आपने तो कहा था सारे। सारे का मतलब है अधिकांश जगहों पर गड्ढा मुक्त हमारी सड़कें होंगी। ये तो आपने पहले नहीं कहा, जब वादा किया तो आपने कहा कि सारे गड्ढे भर देंगे। अब आप तो अभी से चेंज कर रहे हैं उसको। अगर आप कह दें कि मैं सारी चीजें इसमें दिखाऊंगा, दूरदर्शन में सारी चीज दिखा दूंगा, और आपको एक वाक्य भूल जाओ तो आप सारी बातें कह दी और एक वाक्य रह गया तो हम कहते हैं आपने सारा नहीं किया, तो ये ठीक नहीं हो। सारे से मतलब है कि हम पारदर्शितापूर्ण से अधिकांश क्षेत्रों में हम जन सुविधा को प्राप्त करा दें। कोई ईश्वर नहीं होता कि सारी शंकाओं को आज तक के कैमरे 15 ही जून को निकल जाएंगे सब पूरे यूपी। 15 जून तक अधिकांश क्षेत्रों के गड्ढे मुक्त होंगे। अधिकांश क्षेत्रों मैंने इसलिए कहा अधिकांश कहीं 70%, 80%, परसेंटेज क्या होगा ये तो अधिकांश तो 51% भी होता है। देखिए, हमारे जो विभाग हैं, नगर विकास के विभाग है, पीडब्ल्यूडी के विभाग है, और जो और विभाग हैं, विकास प्राधिकरण है, अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तमाम विभागों में जब काम धरातल पर उतरते हैं तमाम बाधाएं भी आती हैं। मान लीजिए कहीं पे हम काम करने जा रहे हैं और 15 दिन के बाद वहां पर नई सड़क बनना प्रस्तावित है, हम उसको नहीं बनाएंगे। अब नहीं बनाएंगे, 15 दिन बाद दूसरी सड़क बनना शुरू होने वाली है, मान वो केंद्र में आ गई, केंद्र की योजना में आ गई वो सड़क। अब केंद्र की योजना में सड़क आ गई तो उसको 15 दिन बाद बनना है। अगर हम गड्ढा बनाते हैं और 15 दिन बाद वो सड़क बनाती है तो आप कहोगे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जब बननी थी तो इन्होंने क्यों बना दिया? तो ऐसी सड़क का गड्ढा तो नहीं बनेगा। मतलब आपने इफ भी लगा दिया, बट भी लगा दिया। इफ बट नहीं, हमारी मजबूरी कहां पर है ये आपका कैमरा नहीं देखेगा। अगर आप कहें तो कूड़ा दिखाई पड़ रहा है, अभी आप पूरे शहर घूमे नहीं दिखाई पड़ा, एक हमारा कूड़ा का स्थान है वहां पे दिखाई पड़ रहा है, तो आपका कैमरा बार बार दिखाएगा कि ये तो कूड़ा भरा, पूरा कूड़ा भरा है। तो मैं समझता हूं आज तक तो निष्पक्ष है, ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन अच्छे काम की प्रशंसा ये हमारी कूड़े की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूरे शहर में कूड़ा नहीं, एक ही जगह पे कूड़ा। मैं आपको बताऊं कि अभी जो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा स्वच्छ शहरों की जो रैंकिंग आई है उसमें यूपी का एक ही शहर है जो टॉप 100 में है, वो वाराणसी 32वें स्थान। मैं इसको कहना चाहता हूं कि इस समय के अनुसार अलग अलग मापदंडों पर इसकी मॉनिटरिंग होती है। कारण क्या रहे, अब जहां पर पूरा शहर खुदा पड़ा होगा मेट्रो के कारण, तो वहां पर सफाई नहीं आएगा। शहर है यूपी का, एक शहर है पूरे 100 की लिस्ट में। मैं समझता हूं इस पर तेजी से काम करेंगे। अभी 1 महीने में सारे परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते। नहीं तो अगले साल का टारगेट दीजिए ना। अगले साल का टारगेट है, आज ही स्वच्छता मिशन की बैठक का समीक्षा मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं 5 बजे।
भारत सरकार की टीम भी आज आई हुई है यहाँ पर अमृत योजना के माध्यम से कैसे हम जो अविस्थापना संबंधी सुविधाएं हैं उनको कैसे लाएंगे, नहीं। हम नालों का डाइवर्जन कैसे करेंगे। सर अभी मुझे ये बताइए, अगले साल की जब ये सेम सूची आएगी तो उसमें यूपी के कितने शहर होने चाहिए आपके साथ? मैं तो मानूंगा उत्तर प्रदेश के सारे महानगर होंगे और उत्तर प्रदेश की जो दशा और दिशा बदलनी है, मैं चाहूंगा कि एक साल बाद अब फिर मिले। हमने किन क्षेत्रों में काम किया, ये तो मैं नहीं कहूंगा सारे काम हम एक साल में कर लेंगे। 5 साल के लिए जनता ने हमको चुना है। 5 साल में क्रमागत रूप में हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी और बेहतर शुरुआत कर सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। और हम कह दें कि हम एक साल में सब कुछ समाप्त कर देंगे, नहीं। जो लोगों ने 65 साल 70 साल के शासन में नहीं समाप्त किया है, उसको एक साल में नहीं कर सकते। लेकिन हम करने की प्रवृत्ति में कितना आगे बढ़ गए हैं, उनकी अपेक्षा ये एक मापदंड होगा, एक परीक्षण का, आपका दोनों की समतुलना का ये एक जरूर विषय होगा। अगले साल की एक साल में उन्होंने क्या किया और एक साल में हमने क्या किया, उसका तो आंकलन खूब होगा, उसके बारे में आप चिंता ना कीजिए। आप बस इफ बट मत लगाइए, आप पूरी सड़कों के खड्डे जितने भी भर सकते हैं गड्ढे, वो सारे भर दीजिए। मैंने कहा ना कि हम इसके लिए पूरी तरीके से सतत प्रयत्नशील हैं। आपने तो नहीं कहा, हमने अपना लक्ष्य रखा कि 15 जून तक ये होना चाहिए था। अब उसमें कोई बीच में कठिनाई आती है, किस प्रकार की विसंगतियां आती है, मैंने उनका जिक्र किया है कि अगर कोई विसंगति आती किसी कारण से नहीं हुआ और उसी पे कैमरा आपका गया तो निश्चित रूप में हमारे लिए अगले साल के यूपी पंचायत के आपके KRAs हम लोग सेट कर लेते हैं। एक आपने बोला कि चीटिंग आप खत्म करेंगे, शिक्षा में परिवर्तन दिखेगा आपको। नहीं, चीटिंग खत्म होनी चाहिए सर। जब हमारे कैमरे जाएं तो चीटिंग नहीं होनी चाहिए, एक तो ये। दूसरा आपने कहा कि एजुकेशन माफिया पे आप अंकुश लाएंगे। तीसरा आपने कहा कि स्कूल फीस, जो मतलब देखिए फीस में अगर मैं फिर आप कहेंगे इफ या बट लगा रहे हैं, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की 11 सदस्यों की पीठ ने दिया है निर्णय तो हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, उसका मैं परीक्षण करूंगा। अगर हमारे पास में विधिक अधिकार होंगे तो आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर विधिक माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय है तो अगर उसको हम ओवरलुक करने की कोशिश तो सपना में नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई उसमें बाधा आती है तो आप कहेंगे आपने तो क्यों नहीं किया, अगर हम करते हैं तो आप कहेंगे आपने न्यायालय की अवहेलना कैसे किया। नहीं तो क्या ऐसा कोई प्लान है कि आप अलग अलग स्कूल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं? बिल्कुल डालो, जिस तरह की फैसिलिटी वो ऑफर कर रहे हैं उसके बिल्कुल, ताकि कम से कम जो पैसा चार्ज हो रहा है उसकी कोई वजह हो। ये इस चीज को लेने के लिए मैं एक बोल्ड टाइप का बनाना चाहता हूं, जिसमें न्यायालय से संबंधित भी लोग हों, वैल्यूअर हों, चार्टर अकाउंटेंट हो, फाइनेंस से संबंधित लोग हों, अभिभावक भी हों और मैनेजमेंट कमेटी का भी कोई सदस्य हो। सबके मिलकर अगर उनकी ग्रेडिंग तय कर दें कि इस समय तक अगर आप इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, तो आप इतनी तक दे सकते हैं। आगे की अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया है कि ये अधिकार उनका है, तो अगर अधिकार आपका है तो आप कितना ले सकते हो, आपने कितनी सुविधा की, आप उस ग्रेड में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो परस्पर बात में हमारी तय होने वाली है। तो काफी सारे आपके टारगेट तय हो गए। अगले साल की जब यूपी पंचायत होगी तो देखेंगे, हम लोग आंकलन करेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे पीछे की कितने टारगेट आपके पूरे हुए कितने नहीं। आपने हमें वक्त दिया दिनेश शर्मा जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो तस्वीरें होंगी वो सकारात्मक इसलिए होंगी क्योंकि हम काम करेंगे और काम का जो शुभ परिणाम होगा वो आपका कैमरा जरूर कैच करेगा, क्योंकि सबसे तेज है ना। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद।